हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। यहाँ पे करने वाले हम लोग अपनी यूनिट 5 जावा की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी यूनिट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट। पूरी यूनिट में आपको कराऊंगा हर एक टॉपिक के साथ, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के हेल्प से सारा आपको कवर कराऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में यूनिट 1 टू यूनिट 5 के पूरे जावा की एकदम अच्छी प्रिपरेशन के लिए सारे शॉर्ट नोट्स विद पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, और आपकी एकदम प्रिपरेशन टॉप नॉच होगी, गारंटीड है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस यूनिट को, यूनिट 5। तो यूनिट 5 का नाम है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो जावा कहता है भैया देखो, अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमारे पास एक ऐसा प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आपको सारा काम थोड़ा आसानी हो जाएगी। कि हम जितना काम है अपने से खुद से लाइब्रेरी से कराएंगे, आपको ज्यादा नहीं, बस आपको फंक्शंस कॉल करने हैं। तो बस इतना आपको बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क है क्या। तो यहाँ पे क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क? स्प्रिंग इज अ पावरफुल लाइट वेट एंड मॉड्यूलर फ्रेमवर्क फॉर जावा एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग क्या है? पावरफुल लाइट वेट है और मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है कोई भी जावा एप्लीकेशन के लिए। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग। तो देखो, स्प्रिंग सबसे टॉप पे है, स्प्रिंग पे फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क आता है, फिर फ्रेमवर्क के अंदर आता है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग आपका एकदम टॉप पे है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? पार्ट ऑफ स्प्रिंग दैट प्रोवाइड सेट ऑफ टूल्स एंड फीचर्स फॉर क्रिएटिंग जावा एप्लीकेशन। तो कहते हैं भैया स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क आता है, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कुछ क्लासेस एंड लाइब्रेरीज होती हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी एप्लीकेशन बना पाते हैं जावा की। तो आपको समझ में आ गया स्प्रिंग फ्रेमवर्क है क्या। अब बेनिफिट क्या है भाई? देखो बेनिफिट देख लेते हैं। तो रिड्यूसेस कोड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपके पास सब कुछ रेडीमेड है तो आपकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छा कोड प्री डिफाइन मिल जाएगा। तो ये चीज है। इनकरेज क्लीन एंड लेयर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, जब आपका कोड एकदम क्लीन होगा तो यहाँ पे एकदम क्लीन एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो हर बार आपका लगभग एक ही ट्यूम पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो वो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, तो एकदम इंपॉर्टेंट है। देखते क्या होता है, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो वो डिपेंडेंसी क्या होता है, आप नॉर्मल वे में समझिए। डिपेंडेंसी मतलब हम किसी चीज पे डिपेंड है, अपना कोई भी काम करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना, उसको बोलेंगे डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी व्हेन वन क्लास नीड्स अनदर क्लास टू वर्क। मतलब जब जावा में किसी एक क्लास को दूसरी क्लास की जरूरत पड़ रही है कोई भी काम करने के लिए, तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंसी। जैसे कि कार को चाहिए इंजन चलने के लिए, तो कार नीड्स एन इंजन, तो ये डिपेंडेंसी है। कार की डिपेंडेंसी क्या है? कि इंजन। अब इंजेक्शन क्या होता है? कि स्प्रिंग कहता है भैया स्प्रिंग हम हैं, तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं है, हम खुद इंजेक्ट कर देंगे जितनी भी आपको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होंगे इनटू योर क्लास ऑटोमेटिकली। मतलब क्या है? डिपेंडेंसी जो हम लोग की नीड है दूसरे क्लास पे डिपेंड होने की, और इंजेक्शन कहता है कि भैया हम देखो खुद ही से जो भी नीड है उसको फुलफिल कर देंगे। तो आपको प्रोग्रामर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच इफ एनी क्लास वांट्स अनदर क्लास to work with, then automatically all the necessities and the required things will be inserted into that class। तो मतलब सिंपल सा आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? कि डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट, लेट स्प्रिंग प्रोवाइड देम। तो अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है तो स्प्रिंग आपको खुद से इंजेक्ट कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आता है स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब इससे क्या पता? इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, कंट्रोल मतलब जो भी जिसके पास भी कंट्रोल होता है, इसको आईओसी भी बोलते हैं। तो स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मींस कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज गिवन टू स्प्रिंग कंटेनर। अर्लियर देखो क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना न्यू करके, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट तो यूजर बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि भैया इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, तो हम ये कंट्रोल इन्वर्ट कर देंगे, यूजर से लेके हम स्प्रिंग को दे देंगे। स्प्रिंग कहेगा स्प्रिंग हम ही बनाएंगे, आपका सारा काम हम ही आपका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसको दे देते हैं हम लोग? स्प्रिंग कंटेनर को। तो हम लोग ने स्प्रिंग को दे दिया अपना ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम, उसी को बोलते हैं आईओसी। अब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले वो हम लोग के पास था और अब उसको इन्वर्ट कर दिया। की पॉइंट्स: स्प्रिंग क्रिएट्स एंड मैनेज ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग क्रिएट भी करता है, उनको मैनेज भी करता है ऑब्जेक्ट को। और जो स्प्रिंग जो क्रिएट और मैनेज करता है ना जिन ऑब्जेक्ट को, उनको बोलते हैं बीन्स। बीन्स आगे आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। रिड्यूसेस टाइट कपलिंग। अब आप अभी फिलहाल इस वर्ड को याद रखिए, टाइट कपलिंग नहीं तो इसके लिए मुझे 10 मिनट के लिए अलग से समझाना पड़ेगा कि टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग क्या होती है। इतना याद रखिए कि हाँ स्प्रिंग क्या करता है कि रिड्यूस टाइट कपलिंग। अचीव्ड यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकता है? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कभी मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 वर्ड में ब्रेक करके आराम से एक्सप्लेन कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। आईओसी ट्रांसफर्स कंट्रोल फ्रॉम डेवलपर टू स्प्रिंग। तो डेवलपर से कंट्रोल किसको चला जाता है? स्प्रिंग को चला जाता है। ये यूनिट मैं आपको बहुत ही एकदम अच्छे से समझा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और इसमें थ्योरी ही आती है तो आपको एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एओपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एओपी बोलते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। अब देखिए, अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मान लीजिए सोशल मीडिया, तो उसमें अगर मैंने मान लो सारे फीचर्स अलग अलग कर दिए, टेक्स्ट के अलग कर दिए, पोस्ट के अलग कर दिए, है ना, सिक्योरिटी के लिए अलग कर दिए, तो ये जो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है उसको बोलते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि क्या सिनेरियो है उस टाइप से कोड को मतलब विभाजित कर देना।
एओपी इज यूज टू सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न्स, मतलब जो ऐसे है जैसे मान ली सिक्योरिटी है और पोस्ट है, तो ये क्रॉस कटिंग कंसर्न्स हैं, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग कर देंगे, जैसे लाइक लॉगिंग सिक्योरिटी फ्रॉम मेन बिजनेस लॉजिक। आपका जो मेन लॉजिक है, मान लीजिए आपका इसमें आपने पूरी लॉजिक लिख रखा है, जो भी आपका मेन कोड है उसमें अगर आपने लॉग इन वगैरह तो आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ना, तो ये आपको अलग रखना होता है। इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या करते हैं, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स लाइक लॉगिंग सिक्योरिटी फ्रॉम मेन बिजनेस लॉजिक। तो मेन बिजनेस लॉजिक अलग होता है और बाकी जितने भी लॉजिक होते हैं वो सब अलग होते हैं। तो की पॉइंट्स, इंप्रूव मॉड्युलैरिटी, मॉड्युलैरिटी बढ़ जाती है, मतलब मॉड्यूलर वे में कोड लिखा होता है। और सेपरेट्स कॉमन फंक्शनैलिटीज, तो जो आपकी कॉमन फंक्शनैलिटीज उनको अलग कर देते हैं। यूज फॉर लॉगिंग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, तो इसमें हम लोग काफी यूज करते हैं एओपी का। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और यही है, बस आप इसको बस बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे और उसमें कुछ है थोड़ी ना। बीन स्कोप, अब देखते हैं बीन क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड मैन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द स्प्रिंग कंटेनर, उसी को बोलते हैं बीन। ये हमने पहले बताया, जो ऑब्जेक्ट बनाता है या फिर मैनेज करता है या फिर आपका कुछ भी करता है, अगर वो स्प्रिंग के थ्रू बन रहा है ना, अगर आपका स्प्रिंग के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है, उसको हम लोग बीन बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब क्रिएटेड यूजिंग कैसे बनाते हैं हम लोग एक्चुअली बीन, तो एनोटेशंस का यूज कर सकते हैं, एनोटेशन एट द रेट कंपोनेंट। तो एनोटेशन क्या होती है, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से पब्लिक स्टैटिक लेना शुरू करा, उसके ऊपर एट द रेट लिख के आप लिख दीजिए कंपोनेंट, तो ये आपकी एक बीन बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एनोटेशंस का यूज कर सकते हैं, एट द रेट पे होती है सारी एनोटेशंस, एट द रेट कंपोनेंट का यूज करके। और एक्सएमएल और जावा कॉन्फिग से हम लोग बना सकते हैं बीन को। तो ये चीज है। बीन स्कोप बहुत पूछा जाता है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बीन स्कोप का, तो ये देखते हैं हम लोग। बीन स्कोप डिफाइंस हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अ बीन आर क्रिएटेड, मतलब कि आप अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मतलब बीन बनाई है आपने, तो उसके कितने इंस्टेंस बना सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है बीन स्कोप पे। तो बीन स्कोप के कितने मतलब इंस्टेंस बन सकते हैं, उसके हिसाब से कई सारे क्लासिफिकेशन उनको देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीन स्कोप, पहला आता है सिंगलटन, नाम से ही पता चल रहा है एक होगा सिर्फ उसका इंस्टेंस। तो ओनली वन इंस्टेंस ऑफ पर स्प्रिंग कंटेनर, अगर आपका एक स्प्रिंग कंटेनर तो उसमें सिर्फ एक बीन का एक ही इंस्टेंस रहेगा, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, सिंगलटन। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम बीन इज रिक्वेस्टेड। अब प्रोटोटाइप तो ऐसा होता है ना कि आपको जब भी जो भी जरूरत है, अगर आपने अभी कहा कि हमको कंटेनर स्प्रिंग आपको बीन चाहिए तो अभी बना देंगे, फिर आपने कहा इंस्टेंस चाहिए तो मुझे फिर बना दूंगा, तो जब जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब तक अगर दे देंगे तो उसको बोलेंगे प्रोटोटाइप, क्योंकि अभी प्रोटोटाइप स्टेज में तो अभी तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज हो गई। रिक्वेस्ट क्या होता है, ये थर्ड टाइप है। रिक्वेस्ट होता है वन इंस्टेंस पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इस पे जो भी रिक्वेस्ट होती है, तो हर रिक्वेस्ट के लिए एक आपको इंस्टेंस मिलता है, तो ये रिक्वेस्ट वाला हो गया। देन सेशन, हर सेशन के लिए अगर आपको चाहिए एक इंस्टेंस तो वो सेशन पे आ जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है यहाँ पे। एप्लीकेशन, तो अ सिंगल बीन इज क्रिएटेड फॉर एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। तो अगर एक एप्लीकेशन के लिए एक इंस्टेंस दे रहे हो तो एप्लीकेशन आप बोल देंगे, एप्लीकेशन स्कोप है उसका। तो इस तरीके से आपके 5 हैं, आप इन 5 को याद रखिए और इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बीन स्कोप से। तो बीन समझाइए, क्रिएटेड यूजिंग दिस, देन बीन स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आप सिंगल, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन बता देंगे। एक आता है वेब सॉकेट भी है। तो वेब सॉकेट क्या करता है, जो आपका एक वेब सॉकेट के लिए हो बस। तो अब अ न्यू बीन इज क्रिएटेड एंड अवेलेबल ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ वेब सॉकेट, तो ये चीज है। एग्जाम्पल, एट द रेट कंपोनेंट ऐसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे बीन, तो एट द रेट कंपोनेंट लिखेंगे, देन यहाँ पे एट द रेट स्कोप प्रोटोटाइप, देन यहाँ पे बना दिया, तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक बीन बन गई। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि ये आपका पूरा बीन का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि हम लोग ने एट द रेट कंपोनेंट यूज करा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, बीन बन गई। देन एट द रेट स्कोप यूज करा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बता दिया कि भाई किस टाइप की बना रहे हो, उसका स्कोप क्या है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हो गया ये हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ऑटो वायरिंग। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि ऑटो वायरिंग क्या होती है। तो ऑटो वायरिंग इज अ फीचर ऑफ स्प्रिंग दैट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट डिपेंडेंसीज इनटू अ बीन। तो देखो, आपको पता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। जो भी आपकी डिपेंडेंसी होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है। तो ऑटो वायरिंग वही प्रोसेस है कि ऑटो वायरिंग इज अ प्रोसेस इन विच स्प्रिंग, जो आपकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग मतलब वो स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग मतलब यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है डिपेंडेंसीज जितनी होती है बीन में। जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्प्रिंग कंटेनर ने, उस पे आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, जैसे मान लीजिए एक बीन बनाई हमने, उसको चाहिए एबीसीडी, और उस बीन को अगर एबीसीडी चाहिए तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें एबीसीडी डाल देगा। इसी ऑटोमेटिकली डालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटो वायरिंग। तो ये चीज समझ में आ गई। ऑटो वायरिंग क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर देता है डिपेंडेंसीज किसमें, बीन में। तो ये चीज हो गई। की आइडिया, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे कहता है ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर देता है। टाइप्स ऑफ ऑटो वायरिंग, टाइप्स कौन सी होती हैं, तो बाय टाइप होती है, बाय नेम, कंस्ट्रक्टर। तो टाइप के हिसाब से हम लोग ऑटो वायरिंग कर सकते हैं, मैच बाय डेटा टाइप, बाय नेम तो मैच बाय बीन नेम, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं, इंजेक्ट वाया कंस्ट्रक्टर। तो 3 मेथड से आपकी क्या हो सकती है, ऑटो वायरिंग हो सकती है। ऑटो वायरिंग इन द सेंस कि डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो सकती है किसमें, बीन में। अब इसमें पहला, इसमें क्या आता है, एनोटेशन बेस्ड। तो एनोटेशन बेस्ड क्या होता है कि कैसे आप एनोटेशन के थ्रू ऑटो वायरिंग मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो एनोटेशन बेस्ड और एट द रेट ऑटो वायर्ड,
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से एनोटेशन बनाते हैं। एनोटेशन सारे एट द रेट से चालू होते हैं। तो अगर ऑटो वायरिंग के लिए बताना है तो एट द रेट ऑटो वायर्ड लगाएंगे तो आपका एनोटेशन हो गया। ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो अगर आपने कोई मान लीजिए बीन बनाई है और उस पर लगा दिया एट द रेट ऑटो वायर्ड, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी डिपेंडेंसी हो सब इंजेक्ट हो जाएंगी। तो आप क्या कर दिया आपने, एट द रेट कंपोनेंट बना लिया, कंपोनेंट एक बीन बना ली क्लास बी, अब यहाँ पे लिख दिया आपने एट द रेट ऑटो वायर्ड और नीचे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसमें सारी डिपेंडेंसी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एट द रेट ऑटो वायर्ड लिख दिया है, क्योंकि हम लोगों ने एनोटेशन यूज कर लिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। देन आते हैं हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग इंजेक्ट्स ए इंटू बी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो इंजेक्ट कर देता है डिपेंडेंसी। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल कॉल बैक्स। तो ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुके हैं कि बीन की लाइफ साइकिल कैसी होती है, लाइक मतलब क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, तो वो चीज। तो लाइफ साइकिल क्या होती है बीन की, तो मेथड दैट रन एट स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ अ बीन्स लाइफ, लाइक उसमें जो भी आपके इनिशियलाइजेशन हो गया फिर डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये सब आपकी लाइफ साइकिल होती है। आपको पता ही लाइफ साइकिल क्या होती है भाई, उसका शुरुआत से लेकर एंड तक का पूरा जर्नी। तो बीन लाइफ साइकिल स्टेप क्या होता है, बीन क्रिएशन जब आप क्रिएट हो रही हो, इनिशियलाइजेशन जब आपका इनिशियलाइजेशन हो, डिस्ट्रक्शन जब उसको खत्म कर रहे हो। तो ये तीन आपके बीन लाइफ साइकिल आपके स्टेप्स हैं। अब आते हैं कॉल बैक मेथड्स, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का क्या है मतलब, यहाँ पे रन आफ्टर बीन क्रिएशन, तो जब भी आपका बीन बनेगी उसके बाद आपका इनिशियलाइजेशन चलेगा, ये तो पता ही है। और कैसे, एट द रेट पास्ट कंस्ट्रक्ट इस तरीके से लिखते हैं और इनिट मेथड एक्सएमएल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली इनिशियलाइजेशन की थ्योरी लिखी हुई है। देन डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो डिस्ट्रक्शन रन्स बिफोर बीन इज डिस्ट्रॉयड। तो जब आपको डिस्ट्रक्शन करना होता है, मतलब बीन को आपको हटाना होता है, तो आप डिस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो ये आपकी उस टाइप की साइकिल होती है। तो एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय, तो ये क्या होता है, प्री डिस्ट्रॉय क्या करता है, डिस्ट्रक्शन साइकिल को डिनोट करता है। तो डिस्ट्रॉय मेथड एक्सएमएल। तो ये चीज होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल एट द रेट कंपोनेंट, यहाँ पे एक बीन बनाई आपने क्लास ए, एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट लिख दिया। पोस्ट कंस्ट्रक्ट मतलब क्या, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन पे पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। देन पब्लिक वर्ड इनिट सिस्टम डॉट ऑटो बीन इनिट। तो ये चीज आपकी एक तरीके से इनिशियलाइजेशन की आपने एक बीन बना दी और ये दिखा दिया इसमें। तो आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर नहीं भी समझ में आती तो आप एक बार देख सकते हैं, उसमें दोबारा से रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। अब आते हैं एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय। ये आपको पता है एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय किसका नोटेशन है, लास्ट में पढ़ा था क्या, डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन का नोटेशन है प्री डिस्ट्रॉय, इनिशियलाइजेशन का है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्ट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, और इसी तरीके से लिख के आएंगे तो आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देन आते हैं बीन कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल्स। तो बीन की कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल्स क्या है, डिफाइंस हाउ बीन्स आर क्रिएटेड एंड मैनेज बाय स्प्रिंग। तो देखो टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप के यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, बीन्स डिफाइंड इन एक्सएमएल फाइल। जब भी आप कोई बीन बनाएंगे तो किसमें बना देंगे, अगर एक्सएमएल फाइल में, तो वो हो जाएगी एक्सएमएल बेस्ड एनोटेशन। तो एक्सएमएल एक बेसिकली फाइल टाइप होता है ना, उसमें अगर आपने बनाया तो उसको बोल देंगे एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीन। तो कैसे बनाते हैं उसमें, बीन, यहाँ पे बीन आईडी लिख देंगे आप, जो भी लिखना हो, बीन आईडी इक्वल टू यहाँ पे ओबीजे, क्लास इक्वल टू जो भी आपकी क्लास का नाम हो, इस तरीके से आप पूरा उसमें क्या बनाते हैं, बीन। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या है बीन बनाने का इन एक्सएमएल फाइल। इस तरीके से क्लोजिंग ये टैग बनता है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आप पूरी उसमें डिटेल लिखते हैं तो आपकी बीन बन जाती है। देन आते हैं एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यूजेस एनोटेशन इन कोड। अब जैसे हम लोग यूज भी कर चुके हैं एट द रेट कंपोनेंट, है ना, इससे हम लोग बना चुके हैं एट द रेट ऑटो वायर्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीन बना सकते हैं, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल एट द रेट कंपोनेंट क्लास ए, तो ये आपका इस तरीके से एनोटेशन से यूज कर सकते हैं। एक और आपका आता है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जावा के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूजेस जावा क्लास विथ एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कोई जावा क्लास बनाई, क्लास मान लीजिए हेलो, और उसके अंदर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और आपने जो भी कोड लिखेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, ये आपका जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं अगर बीन की, तो एक्सएमएल बेस्ड अगर एक्सएमएल फाइल में होता है, एनोटेशन बेस्ड अगर आपका एनोटेशन लगाते हैं एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट ऑटो वायर्ड, और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कब, जब आप जावा की फाइल बनाते हैं डॉट जावा करके और उसके अंदर एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन में लिख देते हैं। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे की पॉइंट्स। मॉडर्न अप्रोच है हम लोग की, ये जो है जावा कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल, एनोटेशंस एंड जावा बेस्ड। तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच, तो एक्सएमएल जो है थोड़ी सी आउटडेटेड है ना। तो न्यू अप्रोच कौन सी है, एनोटेशन और जावा बेस्ड। एक्सएमएल इज अ ओल्डर मेथड, ऑल मैनेज बाय स्प्रिंग कंटेनर। सब कुछ किसमें मैनेज होता है, स्प्रिंग कंटेनर में मैनेज होता है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्प्रिंग बूट, है ना, इसके पूरी डिटेल मांग लेते हैं। तो स्प्रिंग बूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्प्रिंग बूट इज अ फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग। तो मतलब क्या है, मैंने बताया था स्प्रिंग के आपके एकदम टॉप पे जो आपका फ्रेमवर्क बना है उसको बोलेंगे स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एक सबसे ऊपर की है, वो एक फोल्डर मान लीजिए, उसके अंदर आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, उसके अंदर स्प्रिंग बूट है। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, यही आपका मेन सारा जितना भी आपकी इंटरप्राइज
एप्लीकेशन बनती है उसको इसी की हेल्प से बनाते हैं हम लोग। तो ये भी एक तरीके से वही कि इसमें कलेक्शन स्टोर होते हैं। तो स्प्रिंग बूट इज अ फ्रेमवर्क built on top of Spring that simplifies the process of developing, configuring and deploying Spring based application। तो अगर आप कोई भी Spring based application बनाते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं? Spring Boot, क्योंकि ये क्या कर देता है? सिंप्लीफाई कर देता है पूरे प्रोसेस को, डेवलपिंग, कॉन्फ़िगरिंग, क्योंकि इसमें काफी सारी प्री डिफाइंड चीजें अवेलेबल है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है भाई? जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। इट हेल्प्स अस बिल्डिंग स्प्रिंग एप्लीकेशन विद अ मिनिमल स्टेप। आपको क्या करता है? बहुत ही कम सेटअप करना पड़ता है और उससे आप आराम से स्प्रिंग बूट की हेल्प से स्प्रिंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं। की फीचर यहाँ पे कोई भी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली नहीं लिखना पड़ता आपको। एम्बेडेड सर्वर, यहाँ पे टॉमकैट और जेटी जैसे सर्वर्स होते हैं जिसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब आपको एक्सटर्नल सर्वर की भी फिलहाल नीड नहीं होती। फास्टर डेवलपमेंट, तो आपके की फीचर्स लिख के आएंगे, ये आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट क्या होता है? टॉप पे बना होता है स्प्रिंग के, वो जो सिंप्लीफाई कर देता है सारे एप्लीकेशन बनाने के प्रोसेस को। तो अब देखते हैं स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम। तो क्या है? यूज टू मैनेज डिपेंडेंसीज बिल्ड एंड रन ऑन अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मेन बिल्ड टूल्स कौन कौन से बिल्ड टूल्स होते हैं? दो टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे, मैवन और ग्रेडल। मैवन क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज बिल्ड टूल, काफी ज्यादा यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है? पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। आपको अगर आपके जावा के प्रोजेक्ट में दिख जाए पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल, तो आप क्या कहेंगे कि उसका बिल्ड सिस्टम क्या है? मैवन। तो मैवन की फाइल जो भी होती है पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल किस तरीके से बनाते हैं हम लोग? तो यहाँ पे लिख देंगे डिपेंडेंसीज, है ना, डिपेंडेंसी, देन इस तरीके से पूरा इसका कोड होता है, आप देख से लिख सकते हैं। मतलब एक तरीके से डिपेंडेंसी बनाते हैं तो आप मैवन के थ्रू इस तरीके से बनाते हैं, ये कोड लिख सकते हैं आप। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए कि ग्रेडल और मैवन होते हैं आपके क्या? जो आपके कॉन्फ़िगरेशन, जो आपके बिल्ड सिस्टम होते हैं। ग्रेडल क्या होता है? मॉडर्न एंड फास्टर। ग्रेडल बाद में आया, मॉडर्न फास्टर बिल्ड फूड, बिल्ड आपका यह बिल्ड टूल है। ठीक है, एक तरीके से दोनों बिल्ड टूल है, तो ये आपका मॉडर्न और फास्टर है। यूजर्स बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल, वहां पे क्या था? पॉम डॉट एक्सएमएल, मैवन में यहाँ पे क्या है? बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल। तो ये चीज ध्यान रखेंगे दोनों की फाइल की एक्सटेंशन क्या है। लेस कोड मोर फ्लेक्सिबल, अब यहाँ पे क्या है कि लेस कोड है इसमें ग्रेडल में और मोर फ्लेक्सिबल है, फास्टर बिल्ड्स होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, स्प्रिंग बूट का कोड स्ट्रक्चर। आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका कोड स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? एसआरसी। एसआरसी के अंदर मेन आता है, मेन के अंदर जावा आता है, देन जावा के अंदर आपका पैकेज आता है। पैकेज क्या? कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोजेक्ट। देन उसके अंदर कुछ ये आपकी प्री डिफाइंड सब में होती है, मतलब होनी चाहिए, यही आपका स्टैंडर्ड कहता है। तो कंट्रोलर होगी, देन सर्विस होगी, रिपोजिटरी होगी, मॉडल होगी, एप्लीकेशन डॉट जावा होगी। ये आपका किसके अंदर आ जाएगा? पैकेज के अंदर। देन इसमें एक और बनेगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या होगा? स्टैटिक टेम्पलेट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये आप याद रखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये, है ना। तो ये चीज है। एसआरसी मेन डॉट जावा क्या करता है? दिस डायरेक्टली हैव जावा सोर्स कोड। तो मेन डॉट जावा में क्या होगा? जावा का सोर्स कोड होगा। आपको पता ही है, मेन तो होनी पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट प्रोजेक्ट क्या है? आपका बेस पैकेज है। पैकेज जो है उसका नाम हम लोग का कॉम डॉट एग्जाम डॉट प्रोजेक्ट है। कंटेन सब पैकेज लाइक कंट्रोलर, सर्विस एक्सेट्रा। कंट्रोलर क्या होता है? दिस पैकेज कंट्रोल्स होल्ड क्लासेस एनोटेटेड विद एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। तो देखो, जितने भी आपके एनोटेटेड होंगे, अगर मान लीजिए एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर इस टाइप के कोड, तो किसके अंदर आ जाएंगे? कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि वो कंट्रोलिंग का काम करते हैं। हैंडल्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो भी आपको वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो हैंडल कौन करता है? कंट्रोलर करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी। सर्विस क्या करता है? कंटेन्स बिजनेस लॉजिक, जो मेन आपका पार्ट होगा पूरा उसका, वो एट द रेट सर्विस, मतलब आपका सर्विस एनोटेशन से होगा, और वो किस में होगा? सर्विस सेक्शन में होगा। तो ये आपका बेस टेम्पलेट है ना, आपको बेस टेम्पलेट तो होना ही चाहिए कि आपके एक हैंडलर भी होना चाहिए, आपका कंट्रोलर भी होना चाहिए, सर्विस भी होनी चाहिए। तो रिपोजिटरी में क्या होता है? रिपोजिटरी, दिस पैकेज इंक्लूड्स इंटरफेस एनोटेटेड विद द एट द रेट रिपोजिटरी। तो जो आपका इसमें होगा ना अंदर, उसके अंदर वो वही सही एनोटेशन होगा, जैसे आपका सर्विस के अंदर एट द रेट सर्विस, है ना, कंट्रोलर के अंदर एट द रेट कंट्रोलर, रिपोजिटरी के अंदर क्या होगा? एट द रेट रिपोजिटरी। तो इस टाइप पे होते हैं। तो रिपोजिटरी क्या कंटेन करता है? दिस पैकेज इंक्लूड्स इंटरफेसेस एनोटेटेड विद द एट द रेट रिपोजिटरी। यूज फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन, तो रिपोजिटरी क्या करता है? जब भी आपका डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उसमें लोग रिपोजिटरी का यूज करते हैं। मॉडल, मॉडल क्या करता है? इंक्लूड क्लासेस रिप्रेजेंट, जो आपके मॉडल यूज करते हैं उसमें बता देता है। एप्लीकेशन डॉट जावा क्या होती है? मेन क्लास। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट जावा जो होती है, आपको पता ही है कहाँ पे होती है, देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर में, ये है आपकी एप्लीकेशन डॉट जावा। तो यहाँ पे जो आपकी होती है एप्लीकेशन डॉट डॉट जावा, वो आपकी क्या होती है? मेन क्लास होती है। मेन क्लास ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कंटेन्स मेन मेथड। तो यहाँ पे मेन मेथड होता है, तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपके प्रोजेक्ट में जो आपका लास्ट फाइल है एप्लीकेशन डॉट जावा, यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर मॉडल, रिपोजिटरी, सर्विस कंट्रोल, ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपके डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा होगा उस पे। तो ये चीज हो गई एप्लीकेशन डॉट जावा। देन स्टैटिक क्या करता है? स्टोर्स स्टैटिक फाइल्स लाइक एचटीएमएल,
CSS, जावास्क्रिप्ट, तो ये भी जो भी फाइल होती है वो किसमें आती है, स्टैटिक में आ जाती हैं, जिनका सेक्शन अलग से बनाते हैं हम लोग किसमें, यहाँ पे देखो रिसोर्सेज में क्या होता है, स्टैटिक, इसमें क्या आता है, स्टैटिक में क्या आ सकता है आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये आ जाता है। टेम्पलेट में क्या होता है, स्टोर सर्वर साइड टेम्पलेट्स, तो जो भी आपकी सर्वर साइड टेम्पलेट होती है वो इसमें स्टोर होती है। देन आता है स्प्रिंग बूट रनर्स क्या होता है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि स्प्रिंग बूट रनर्स कौन से होते हैं। तो यूज टू एग्जीक्यूट कोड ऑटोमेटिकली आफ्टर एप्लीकेशन स्टार्ट्स। तो स्प्रिंग बूट रनर्स किस लिए यूज होते हैं कि आपको जो भी स्प्रिंग बूट का कोड है उसको ऑटोमेटिकली एक्जीक्यूट करने के लिए। जब भी मान लीजिए हमने तो लिख दिया कि एप्लीकेशन डॉट स्टार्ट, बट उसको रन कौन करेगा, तो वो हम लोग का स्प्रिंग बूट रनर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रनर क्या होता है, कमांड लाइन रनर, कमांड लाइन रनर क्या करते हैं, टेक्स इनपुट एज स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो आपका रनर होते हैं वो क्या करते हैं, CLI बोलते हैं इनको, जैसे आपका जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, उसी तरीके से कमांड लाइन रनर क्या होता है, टेक्स इनपुट एज स्ट्रिंग आर्गुमेंट, तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट के इसमें एंटर कराते हैं तब आपको उसका रन करता है। एप्लीकेशन रनर क्या होता है, टेक्स इनपुट एप्लीकेशन आर्गुमेंट, तो आपका जो कमांड लाइन होता है वो क्या करता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट को आपको करता है, यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन आर्गुमेंट को इनपुट लेता है। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे import org.spring.framework.boot, ये आपने एक तरीके से बेसिक आपने स्प्रिंग बूट फाइल बना दी है। तो ये आपने इंपोर्ट कर लिया आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट को, तो स्प्रिंग बूट को इंपोर्ट इस तरीके से करते हैं, import org.spring-framework और boot.star। ठीक है, एट द रेट कंपोनेंट हम लोग ने बीन बनाई, यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे हैं, क्लास माई रनर इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया, कमांड लाइन रनर जो हम लोग को यूज करना है उसको इंप्लीमेंट कर लिया, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोग करते आ रहे हैं, जो भी प्री डिफाइंड है उसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग पब्लिक वॉइड रन स्ट्रिंग args, और इस तरीके से हम लोग ने ऐप स्टार्टेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता दिया कि कैसे आपका ऐप रनर्स काम करते हैं स्प्रिंग बूट में, तो जो रन्स ऑटोमेटिकली आफ्टर स्टार्टअप, तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं हम लोग अपना लॉगर। तो लॉगर क्या होता है, जैसे एक तरीके से लॉग क्या होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो, तो वही चीज करता है लॉगर, स्टोर करता है सारी इन्फॉर्मेशन, यूज टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन इवेंट्स लाइक डिबग इन्फॉर्मेशन, एरर्स एंड वार्निंग। तो उसको कौन स्टोर करता है, लॉगर स्टोर करता है, तो ये चीज आपकी लॉगर की हो गई। अब आते हैं लॉगिंग लेवल्स कौन कौन से होते हैं स्प्रिंग बूट में, तो ट्रेस होता है, डिबग होता है, इन्फो होता है, वार्न होता है, एरर होती है। तो ट्रेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जो भी होती है उसको बोलते हैं ट्रेस। डिबग क्या होता है, जब आप बोलते हैं यूजफुल फॉर डेवलपर्स टू डिबग द एप्लीकेशन, तो डिबग जब हम लोग डिबगिंग करते हैं उसको बोलते हैं डिबग। इन्फो क्या होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपको जो प्रोग्राम की प्रोग्रेस की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग इन्फो। देन वार्न क्या होता है, इंडिकेट पोटेंशियल प्रॉब्लम और इसकी सिचुएशन, तो आपको वार्निंग मिलती है ना कि भाई ये आपका कोड थोड़ा गड़बड़ है, तो वो चीज वार्न पे आती है। देन एरर क्या होती है, इंडिकेट्स अ सीरियस इशू, जब आपकी प्रॉब्लम हो ही जाती है तब उसको बोलते हैं एरर। तो आपके कुछ 5-6 आपके जो भी है 5 हैं, तो आपको इनको लॉगिंग लेवल्स याद रखने हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट स्टिल याद रखिए। बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है। RESTful web service are APIs that enables communication between the client and server using HTTP protocol। सिंपल भाषा में बताऊं तो RESTful वेब सर्विस क्या करती हैं कि जैसे जो आपके क्लाइंट होते हैं, मतलब जो हम लोग होते हैं, और जो सर्वर होता है, जो बैकएंड होता है, उनके बीच में HTTP प्रोटोकॉल से कनेक्शन कराते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं। आपका एक तरीके से क्लाइंट है, ठीक है, ये आपका बैकएंड में सर्वर चल रहा है, तो आपका क्लाइंट और सर्वर का जो कम्युनिकेशन है ना, वो आपका RESTful वेब सर्विस के हेल्प से हम लोग करा पाते हैं। तो यही चीज आपके यहाँ पे लिखी है, RESTful वेब सर्विसेज आर APIs that enable communication between client and server using HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो की कॉन्सेप्ट, यूज HTTP मेथड, आपने कभी अगर डेवलपमेंट करा हो तो आपने गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये यूज करा होगा। गेट क्या होता है, रिट्रीव डेटा, अगर हमको गेट करना होता है तो हम लोग गेट लगाते हैं, फिर उसके आगे कोड लिखते हैं तो आपको गेट रिट्रीव कर लेते हैं। पोस्ट क्या होता है, जब आपको डेटा कोई पुट करना होता है या फिर क्रिएट करना होता है। अपडेट, जब आपको जैसे अपडेट डेटा करना होता है तो पुट कर देते हैं, डिलीट करना होता है तो रिमूव डेटा, मतलब इससे हो जाता है। तो ये चीज हो गई। कम्युनिकेशन स्टेटलेस, तो यहाँ पे देखो बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है स्टेटलेस होता है। अब इंपॉर्टेंट एनोटेशन कुछ देख लीजिए। रेस्ट एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर क्या करता है, डिफाइन रेस्ट एपीआई। एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करता है, बेस यूआरएल बताता है। एट द रेट गेट मैपिंग, एट द रेट पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, तो आपको ये तो पता ही चल जाए गेट, पोस्ट, पुट क्या है इससे। तो ये चीज आपकी होगी, ज्यादा मतलब वैसा नहीं, लेकिन स्टिल आप देख लीजिए एक बार कि रेस्टफुल वेब सर्विस क्या होती हैं, जो एपीआईज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, क्लाइंट को सर्वर से जोड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि इस तरीके से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर, तो हम लोग पढ़ा भी था जब कंट्रोलर में जितने भी आपके कोड्स होंगे कैसे होंगे, ऐसे एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर इस एनोटेशन से। पब्लिक क्लास माई कंट्रोलर, एट द रेट गेट मैपिंग, ये आपने लगा दिया यहाँ पे, जो भी हम लोग ने अभी पढ़ा था यहाँ पे बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विस के, आपने एनोटेशन यूज कर ली एट द रेट गेट मैपिंग, तो आपको जो भी हेलो की मैपिंग होगी वो मिल जाएगी यहाँ पे। पब्लिक स्ट्रिंग हेलो, रिटर्न हेलो वर्ल्ड, तो इस तरीके से आपने क्या बना दिया, रेस्ट कंट्रोलर एक कोड बना दिया। अब आता है रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, जब बात कर ही ली है रेस्ट कंट्रोलर की देख लेते हैं। एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर इज यूज टू क्रिएट रेस्ट एपीआईज इन स्प्रिंग बूट। तो रेस्ट एपीआईज आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। तो रेस्ट एपीआईज जो होती हैं वो स्प्रिंग बूट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन। मतलब एक तरीके से अगर मान लीजिए हम कोई फाइल बना रहे हैं तो हम पहले लिख देते हैं भैया कि एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर से पता चल जाएगा आपको कि ये आपकी जो है रेस्ट कंट्रोलर की फाइल है, ये रेस्ट एपीआई है आपकी।
की पॉइंट कंबाइंस एट द रेट कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी, रिटर्न्स डेटा इन जेसन फॉर्मेट, तो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करता है। जेसन फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ऐसे आपके कर्ली ब्रैकेट होते हैं, यहाँ पे की होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है, की होती है, वैल्यू होती है, इस तरीके से फॉर्मेट होता है, उसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। इसका जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो ये याद रख सकते हैं। हैंडल्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो रेस्ट कंट्रोलर क्या काम करता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी होती है वो हैंडल करता है। आप कहेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, तो ये भी आप डेवलपमेंट पे पढ़ेंगे। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब आप कोई मान लीजिए वेबसाइट बनाते हैं तो आपका एचटीटीपी से आप कनेक्ट करते हैं उसको। यूज विद एट द रेट गेट मैपिंग फेच के लिए यूज होती है, पोस्ट मैपिंग क्रिएट, पुट मैपिंग आपका अपडेट के लिए। एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है यहाँ पे, मैप्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू हैंडलर मेथड। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करेगा, एचटीटीपी की जो भी अगर रिक्वेस्ट होगी, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट करी गई हम लोगों ने, तो उसको हैंडलर मेथड से मैप कर देगा। एट द रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करेगा, यूआरएल मैपिंग करेगा और डिफाइन यूआरएल पैच, तो ये चीज हो गई। एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन लिखा है, यूज टू रिसीव जेसन डेटा फ्रॉम क्लाइंट्स, तो रिक्वेस्ट बॉडी क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहा है बॉडी तो उसको रिसीव होगा डेटा। पाथ वेरिएबल क्या होता है, यूज टू गेट वैल्यू फ्रॉम यूआरएल, तो इस तरीके से हो गई रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो देखो यहाँ पे आपकी पूरी यूनिट हो गई, यहाँ पे आपके सारे इसमें जितने भी पीवाईक्यूज आए उनके सोल्यूशन दिए गए, तो आप इस पीडीएफ को पूरी डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जितने भी आपके यूनिट 1 to 5 है सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको कंबाइंड मिल जाएगा, इससे आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पे कुछ छूट भी जाता है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसका कोड का, तो उसमें सब कुछ कवर करा दूंगा। और आपको ये यूनिट बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें बस थ्योरी है और सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप पीवाईक्यू जब देखेंगे ना इस वीडियो के, तो उसमें आपको सारे पता चल जाएंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, तो वही चीज आपके बार बार रिपीट होता है। तो इसी के साथ हमारी जावा की पूरी प्रिपरेशन हो गई है। आपको एकदम जावा की तैयारी करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, बस इतना कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।